गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने एग्जिट पोल के नतीजे आप लोगों ने देख लिए होंगे अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में। एग्जिट पोल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ों पर और भी डिस्कस करेंगे कि ये एग्जिट पोल्स होते क्या हैं, है ना। ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं, कल आपने सब टीवी वगैरह में देखे ही होंगे कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो इनके मायने क्या होते हैं, ठीक है ना। तो एग्जिट पोल के मायने क्या होते हैं, एग्जिट पोल क्यों किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और आपकी इसमें जागरूकता भी थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं एग्जिट पोल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि एग्जिट पोल के बारे में जब आप देखेंगे कि भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत जो होती है अच्छा, एग्जिट पोल होता क्या है। एग्जिट पोल का मेन मकसद ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई चुनाव होता है, ठीक है ना, 2 पार्टी 3 पार्टी 4 पार्टियों के बीच में आपस में चुनाव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिट पोल में होता क्या है कि एक आदमी, जैसे मैं एग्जिट पोल करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अपने अंदर 1000-2000 लोगों को उनको अलग अलग काम दूंगा सैंपल इकट्ठा करने के लिए। कैसा सैंपल इकट्ठा करने के लिए कि वो जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि आपने किसे वोट दिया है, किसे वोट नहीं दिया है, ठीक है। तो हर जो भी एरिया में हमें उतने एरिया में हमें पोल करवाना होता है, तो उतने एरिया में हम अपने आदमी को भेजते हैं, ठीक है। वहाँ से वो एक जो रीजनेबल सैंपल साइज होता है, जैसे 50,000 लोग, 5,000 लोग, 10,000, 5,000, जितने का भी मुझे करवाना है, ठीक है। तो वहाँ से एक अंदाजा मिलेगा मुझे। तो ये जो एग्जिट पोल होता है बेसिकली अंदाजा होता है, ठीक है। तो अंदाजे में हम ये बता देते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि इतने वोट हमें इस पार्टी को मिल रहे हैं, ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी हार रही है, ठीक है। तो एग्जिट पोल बेसिकली एक प्रकार का आपका अंदाजा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत कब होती है। तो भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 1957 से, यानी भारत में पहली बार एग्जिट पोल करवाया गया था 1957 में, आपको याद रखना है। और जो ये एग्जिट पोल करवाया था, करवाने वाली कंपनी का नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है ना। क्या नाम था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। तो जो 1957 में भारत में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शनों को मद्देनजर रखते हुए पहली बार भारत में 1957 में एग्जिट पोल करवाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि किसने करवाया था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत में एग्जिट पोल का इतिहास, शुरुआती जो इतिहास है, कुछ डामाडोल रहा, कुछ साल हुआ, कुछ साल नहीं हुआ। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर उसके बाद 1957 के बाद सीधे 1980 हुआ, 1980 में हुआ, इस बीच कोई भी एग्जिट पोल नहीं हुआ था, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये आता है कि औपचारिक रूप से भारत में कब स्टार्ट हुए, तो 1996 में औपचारिक रूप से स्टार्ट किए गए थे एग्जिट पोल भारत में। जो भारत की औपचारिक रूप से एग्जिट पोल किस सन में स्टार्ट हुए, तो कब स्टार्ट हुए? 1996 में स्टार्ट हुए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये सर्वे किसने करवाया, ठीक है ना। ये सर्वे किसने करवाया, तो 1996 में एग्जिट पोल का सर्वे सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी ने करवाया था, ठीक है ना। और किसके कहने पे करवाया था, तो जो दूरदर्शन सरकारी चैनल था उसके लिए करवाया था, जो सरकारी चैनल दूरदर्शन है उसके लिए करवाया था, ठीक है। ये तो बात हो गई कि दूरदर्शन ने अपना करवाया, लेकिन जो अन्य जो प्राइवेट चैनल हैं उन लोगों ने कब स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो उनकी बात अगर हम करें तो 1998 में प्राइवेट न्यूज चैनलों ने जो एग्जिट पोल करवाने स्टार्ट कर दिए थे। अब देखिए, ये तो बात होगी एग्जिट पोल के बारे में कि एग्जिट पोल क्या होते हैं, भारत में इनका चलन कब से आया है। लेकिन हम लोग देखते हैं 2024 का जो एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव के लिए आया है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आया है, ठीक है। अब इसमें हर चैनल वाले अपना अपना एग्जिट पोल लेके आते हैं। कोई जितने दुनिया भर के चैनल है आपने देखे होंगे, सबके अपने अपने नतीजे होते हैं, सबके अलग अलग अपनी थॉट्स होती हैं, सबकी अलग अलग अपनी जो एग्जिट पोल कराने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है ना। इसमें कई बार होता क्या है कि एग्जिट पोल एक प्रकार का, मैंने बताया ना कि एग्जिट पोल एक प्रकार का क्या होता है, अनुमान पर आधारित होता है। जैसे भारत में करोड़ों लोगों ने वोटिंग दी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि सबके पास जाके तो पूछ नहीं सकते कि आपने किसको वोट डाला, किसको वोट नहीं डाला, ठीक है ना हर आदमी बताता है, ठीक है। कई सारे आदमी अपने आप को प्राइवेट रखते हैं कि मैंने किसको वोट दिया मुझे नहीं पता। जैसे मैंने किसी से पूछा कि आपने किसको वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया कि राहुल गांधी के नाम पर वोट दिया, तो बस सीधा यही कह देगा कि भैया मेरा मामला है, मैं बताऊँ या ना बताऊँ, आपको इससे क्या किसको वोट दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी जवाब मिलते हैं। तो इस टाइप में क्या होता है कि जो पत्रकार होते हैं या सर्वे एजेंसीज होती हैं, कुछ अपने सवाल पूछती हैं लोगों से,
ठीक है, कैसे सवाल पूछेंगी कि अगर मान लीजिए कि मुझे किसी से पूछना है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि उसने वोट किसे दिया है, कि तो जो आदमी पोलिंग बूथ से बाहर आया, मैंने उससे बाहर क्वेश्चन क्या पूछा, मैं उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि आपने वोट किसे दिया। हो सकता है वो झूठ बोलते, हो सकता है वो गलत बता दे, हो सकता है मना कर दे, लेकिन अगर मैं उससे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा लगती है कि नहीं, ठीक है ना, अगर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका बताएगा कि बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है। तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि उसने वोट किसे दिया होगा। जैसे मैंने पूछा कि मंगलसूत्र मुद्दा आपको लगा कि नहीं लगा, अगर उसने कहा कि हाँ लगा, तो इससे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि उसने वोट किसको डाला, ठीक है ना। तो इस टाइप के कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूज़ चैनल्स वाले या सर्वे एजेंसीज लोगों से पूछती हैं और उसके आधार पर एक अपना विश्लेषण लेके आती हैं कुल मिलाकर। ये विश्लेषण कई बार गलत भी हो जाता है और कई बार सही भी हो जाता है, ठीक है। तो 2024 के बारे में अगर हम लोग इलेक्शन के बारे में देखते हैं कि इसमें एग्जिट पोल्स का कैसा रिजल्ट आया, आप लोगों को सबको पता ही होगा। अब देखिए, मैंने 4-5 न्यूज़ चैनल्स के बारे में लिखा है जिन्होंने अपने अपने सर्वे करवाए हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो एनडीए है यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसको लगभग ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में सभी एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना, कि एनडीए को एक ही डायरेक्शन में वोट मिल रहा है, यानी बीजेपी को एक ही डायरेक्शन में सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कल जब काउंटिंग हो 4 तारीख को तो ये अनुमान गलत भी हो जाए, पलट जाए, बीजेपी की जगह कांग्रेस सरकार बना ली, ठीक है। तो ये जो एग्जिट पोल होता है इसका सर्वे के आधार पर केवल एक अनुमान तौर पर होता है, ठीक है ना, और कई बार ये सही भी साबित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जितने भी एग्जिट पोल्स हैं वो अपनी जो भी इन्होंने जो भी बताया उसके हिसाब से जो बीजेपी है वो लगभग 350 के आसपास सीटें तो ला रही है, ठीक है। अब 350 से ऊपर कितना जाती है वो बीजेपी के देखेंगे कि इस बार उनका जो प्रचार था, इस बार उन्होंने अपनी बात जनता तक पहुंचाई, वो कैसे पहुंचाई, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो 400 तक का जो नारा दिया है मोदी जी ने वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन ऑलमोस्ट सभी न्यूज चैनल वाले मोदी जी को यानी कि एनडीए पार्टी को, बीजेपी को 350 प्लस तो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक मोटा मोटा अंदाजा है कि बीजेपी को 350 के आसपास सीटें तो लगभग मिल जाएंगी। इसके आगे उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने कैसे वादे किए, कैसे अपनी थॉट्स जनता तक पहुंचाए, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जो बीजेपी है उनके पास, बीजेपी ने जो पिछली बार सीटें जीती थी, है ना, 300 के आसपास, 303 के आसपास सीटें जीती थी और 330 के आसपास, इस बार उससे ज़्यादा सीटें लेके आएगी। अगर मान लो ये एग्जिट पोल सही हो जाते हैं तो 350 या 350 अगर ऊपर जाती है तो बीजेपी ने अच्छा खासा यहाँ पर अपना मतलब वर्चस्व कायम किया। वर्चस्व तो बोलेंगे लोग, साथ में जो नरेंद्र मोदी की अभी तक छवि थी ये केवल जो हिंदी पार्टी वाले जो स्टेट थे वहाँ पे थे, यानी बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि है, बीजेपी की जो छवि है वो कहाँ पर है, उन इलाकों में ज़्यादा है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, ठीक है ना। अब हिंदी कहाँ बोली जाती है, जो अपने उत्तर के जो राज्य हैं वहां पर हिंदी बोली जाती है। तो बीजेपी की पकड़ उत्तर के राज्यों में तो अच्छी थी ही थी, लेकिन इस बार के चुनाव में जो बीजेपी ने अपना जोर डाला था साउथ स्टेट्स के राज्यों में, वहां पर बीजेपी अच्छी खासी कामयाब हुई है, घुसपैठ करने में कामयाब हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो स्टेट्स है यहाँ पर बीजेपी का इतना बड़ा वर्चस्व अभी तक था नहीं, ठीक है ना। कई स्टेट्स ऐसे हैं या कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने आज तक एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन इस बार के सर्वे के अनुसार बीजेपी अच्छी खासी अपनी पैठ बना चुकी है, ठीक है ना, अच्छी खासी पैठ बना चुकी है। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे ममता बनर्जी ने जो विधानसभा इलेक्शन में जो ममता बनर्जी को अच्छी खासी सीटें मिली थी, है ना, यहाँ पर ठीक उल्टा नजर आता है सर्वे के अनुसार। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी पिछली साल 12-15 के आसपास सीटें लाई थी और जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो लगभग 26 के आसपास सीटें लाने में कामयाब हो गई थी। यहाँ पर इस बार नतीजे थोड़े से उल्टे आने के चांसेस हैं, ऐसा सर्वे हमें बताता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 20-22 के आसपास सीटें अगर पहुंच जाती हैं तो यहाँ पर माना जा सकता है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपने पैर जमा लिए हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यही रहेगी, बीजेपी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन साउथ स्टेट में बीजेपी का इस तरह फैलना बीजेपी को 400 पार करवा सकता है। अगर बीजेपी ने इन साउथ स्टेट्स में अपनी
बैट अच्छा बना ली, जैसा कि एग्जिट पोल में नजर आ रहा है, अगर इस तरह बना ली है तो बीजेपी 400 के पार पहुंच जाएगी या 400 के आसपास तक भी पहुंचेगी। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि जो राहुल गांधी थे या केजरीवाल थे, ममता बनर्जी थी, ठीक है ना, तेजस्वी यादव हो गए, अखिलेश यादव हो गए, इन्होंने बहुत कोशिश की, भरसक कोशिश की और सब मिल के चुनाव लड़े मोदी के अगेंस्ट में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने पहले ही अपनी एक अपर एज हासिल कर लिया था। वो बोलते नहीं है कि अगर हम किसी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उसे क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमें उसके अपर एज को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीजेपी ने शुरुआत में एक अपना पॉइंट बोल दिया कि मुझे 400 पार सीटें इस बार चाहिए, ठीक है ना। कितनी आ रही है सीटें? 400 प्लस आ रही हैं, ठीक है। तो अन्य जो अपोजिशन की जो पार्टियां थी वो इस बात पे डिस्कस करती रही पूरे चुनाव में कि कुछ भी हो जाए बीजेपी 400 प्लस तो नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब भैया उन्हें चुनाव जीतने के लिए लोकसभा में अपने मतलब दोबारा से पीएम बनने के लिए 400 सीटें तो चाहिए नहीं है ना। 275 सीटें आगे उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि हमें 400 प्लस सीटें आ रही है। तो पूरा विपक्ष खाली इस बात पे एकत्रित था कि मोदी को दोबारा पीएम नहीं बनने देना है, ठीक है। मोदी को 400 पार नहीं जाने देना है, ठीक है। भले ही वो 400 पार ना जाए, लेकिन कम से कम 300 350 तक तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है ना। यानी लड़का जो है पास तो हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक जो 400 का टारगेट लेके चले थे, 400 के टारगेट में अगर उन्हें 350 भी मिल जाते हैं, 300 भी मिल जाते हैं, 290 भी मिल जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी सरकार तो बनने जा रही है बीजेपी की, ऐसा एग्जिट पोल अनुमान बता रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो भी है कल के नतीजे में पूरा पता चल जाएगा। कल जब काउंटिंग होगी दोपहर तक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा किसकी गवर्नमेंट बनेगी, किसकी गवर्नमेंट नहीं बनना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें और सुर्खी में रही है। क्या चीजें सुर्खी में रही है? कि राहुल गांधी का वो बयान सुर्खी में रहा है जहां राहुल गांधी से पूछा गया एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, ठीक है ना। तो राहुल गांधी ने जो बोला हवाला देके, जो मूसेवाला था उनका एक सॉन्ग है 295, मूसेवाला का जो सॉन्ग है 295, उसका हवाला देते हुए बोला कि कितनी सीटें आ रही हैं 295, ठीक है ना। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, ठीक है ना। तो राहुल गांधी ने पहले तो ये बोला कि ये जो पोल है, एग्जिट पोल है, ये क्या है? जो एग्जिट पोल है ये एग्जिट पोल नहीं है, ये क्या है? मोदी पोल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने एक और चीज बोली। क्या बोली? कि जो मूसे सूलेवाला का जो सॉन्ग है 295, है ना, कितनी सीटें आ रही हैं, है ना। पत्रकार ने उनसे बोला कितनी सीटें आ रही हैं, तो राहुल गांधी तुरंत बोले जो मूसेवाला का जो सॉन्ग है 295 उतनी सीटें आ रही हैं, ठीक है ना। मूसे सूलेवाला कौन है? जो इसके बारे में आपको पता ही होगा कि 2 साल पहले, 2.5 साल पहले तो क्या हुआ था इनके साथ, है ना। तो उस चीज़ को नहीं जाएंगे हम, लेकिन ये एक हताशा, निराशा, है ना। 295 नंबर विपक्ष ने इसलिए सोचा या पता नहीं क्या समझ के सोचा कि 295, जैसे एग्जैक्ट पता है कि 295 ही सीटें इन्हें मिलेगी, ठीक है। तो ये एक एग्जैक्ट जो मतलब कंफर्म अड़ जाते हैं कि हाँ 295 आ रही है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने पहले से बता रखा कि 295 ही आएंगी, ठीक है। तो ये एक जो इस तरह की जो वार्तालाप होती है, जो विपक्ष का जो रवैया होता है, ये थोड़ा सा दिखाता है कि हताशा की एक जो बिल्कुल एकदम जो बिल्कुल निराशा की जो एकदम उच्च श्रेणी में है ये लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये ढंग से चुनाव लड़े, पूरा मेंटेनेंस करके चले, हर एक चीज़ का अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे इनमें थोड़ा सा समझ आती जाएगी कि कैसे, अब देखिए अगर इन्हें चुनाव जीतना है कांग्रेस को, तो या किसी भी अन्य पार्टी को जीतना है, बीजेपी के अलावा किसी अन्य पार्टी को अगर चुनाव जीतना है, तो कम से कम इन्हें एक ऐसा चेहरा सामने लाना पड़ेगा जो बीजेपी से ज़्यादा डेवलप करने की का एक भरोसा जनता के बीच में पहुंचा पाए, ठीक है ना। वरना होगा क्या कि हर बार जनता बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट डालेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि लोकसभा इलेक्शन में केवल एक ही चेहरा है, बीजेपी, है ना। अब बीजेपी वर्सेस कौन? बीजेपी वर्सेस कौन?
अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बीजेपी नरेंद्र मोदी वर्सेस कौन, अगर कोई चेहरे का नाम पूछे कि नरेंद्र मोदी वर्सेस कौन, तो कोई दूसरा चेहरा राजनीतिक पार्टी में विपक्षी पार्टियों में कोई भी ऐसा कोई चेहरा फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के समक्ष अगर किसी को खड़ा करना है, विरुद्ध में किसी को खड़ा करना है, तो वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के मन में ये भरोसा दे पाए कि मैं जो काम करूंगा नरेंद्र मोदी से अच्छा काम करूंगा, और पहले उसे भरोसे के साथ साथ वो चीज साबित भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये जो चुनाव के जो एग्जिट पोल वगैरह हो रहे हैं, दुनिया भर की जो भाषणबाजी चल रही है, या अपने अपने सब लोग अपने में लगे कि नहीं मेरे इतने आएंगे, मेरे इतने आएंगे, ये तब तक चलेगा जब तक कल काउंटिंग नहीं हो पा रही, उसके बाद सब क्लियर हो जाना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि एग्जिट पोल होता क्या है, एग्जिट पोल के महत्व क्या है। एग्जिट पोल का कोई खास महत्व नहीं है, केवल न्यूज़ चैनल वाले अपना वर्चस्व या फिर एक अंदाज़ा बताने के लिए एग्जिट पोल का मतलब ये सर्वे करवाया करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, ले लिए कोई और एनालिसिस लेके आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।